जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं एनसीबी के बारे में कि एनसीबी क्या होती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे बिना वारंट के ही किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, ये सेंट्रल में आती है या फिर केंद्र में, सेंट्रल में यानी केंद्र में आती है या फिर स्टेट में आती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स का जो मामला होता है जो एनसीबी देखती है वो कैसे देखती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो आर्यन खान का जो मामला है जो अभी बहुत चर्चा में है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए फिर समझते हैं। ये जो एनसीबी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वापंग नियंत्रण ब्यूरो। एनसीबी जो संस्था होती है वो हमारी एनडीपीसी के अंतर्गत आती है। जो हमारी एनडीपीसी एक संस्था है जो आर्टिकल 47 के अंतर्गत है, यानी कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 47 है वो एनडीपीसी के लिए ही बना है। इसकी स्थापना, एनडीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1885 यानी कि 1885 में हुई थी। जो एनसीबी है वो एनडीपीसी के ही अंतर्गत आती है। जो एनसीबी है वो एनडीपीसी के ही अंतर्गत आती है। पहले हमारी एनडीपीसी की स्थापना हुई थी, उसके बाद 17 मार्च सन 1886 यानी कि 17 मार्च 1886 को क्या हुआ था, हमारी एनसीबी की स्थापना हुई थी। मैंने आपको बता दिया एनसीबी की फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होती है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें एनसीबी के बारे में ही समझेंगे। तो एनसीबी जो होती संस्था है उसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। जो एनसीबी है उसका जो मोटो है जैसे अपनी अपनी संस्थाओं का मोटो होता है, आपने सुना होगा मोटो क्या होता है। इसका जो मोटो है वो है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। इसके जो डायरेक्टर होते हैं यानी कि इसके जो अधिकारी होते हैं जो इसके अंतर्गत काम करते हैं, जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे आईएएस और आईपीएस के अधिकारी। आपने सुना होगा जो आईएएस और आईपीएस का जो एग्ज़ाम देते हैं जो बच्चे, जो भी आईएएस और आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं यानी कि आईएएस और आईपीएस केंद्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्या है हमारी सेंट्रल है। जो हमारी एनसीबी क्या है, जो हमारी सेंट्रल है न कि स्टेट है, ये हमारी सेंट्रल में आती है। ठीक है, तो आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस और आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसी के जो अधिकारी होते हैं वही इसके क्या बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है, और जो एनसीबी का जो संबंध होता है वो किससे होता है, गृह मंत्रालय से होता है। गृह मंत्रालय को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गृह मंत्रालय क्या होता है हमारा, किस में आता है, सेंट्रल में आता है। सेंट्रल में आने की वजह से ये क्या है, इसलिए सेंट्रल में आती है। एक तरह से तो ये आईपीएस के अधिकारी इसके डायरेक्टर बनते हैं, इसलिए भी सेंट्रल में। और इसका जो रिलेशन है वो किससे है, गृह मंत्रालय से है, तो इसलिए ये भी क्या है, हमारी सेंट्रल में आती है। इस समय आपको पता होगा कि हमारे गृह मंत्री कौन है, हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। आपने उनका नाम काफ़ी सुना होगा। आर्टिकल जब जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटा था, उसको हटाने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी, तो आपने उनका नाम अच्छे से सुना होगा। तो वही इसके अंतर्गत काम करते हैं, जो हमारे गृह मंत्रालय के जो अभी फिलहाल अमित शाह जी हैं वो। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि एनसीबी के। ये तो हमने इसकी डिटेल जानी कि क्या होती है, कब कब इसकी संस्था बनी, कहाँ कहाँ इसका जो मुख्यालय है, मोटो, ये सब क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एनसीबी है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए इसके काम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करती है, इसको जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करती है, सबसे पहले जो ड्रग्स की तस्करी होती है, यानी कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, बाहर देशों से ड्रग्स मंगाते हैं, अपने देश में ड्रग्स लेते हैं जो गैर कानूनी है, इलीगल है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए लड़ती है। और जो अवैध पदार्थ हैं यानी कि जो ड्रग्स हैं जैसे मार्फिन है और ये आपके कैफीन वगैरह होते हैं, जो चरस गांजा, जो लोग अधिक मात्रा में इनका सेवन करते हैं
वैसे तो सरकार ने इसकी कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए इसकी लिमिट दे रखी है, लेकिन जो लोग इस लिमिट से ऊपर जाते हैं उसके खिलाफ ये एक्शन लेती है। यानी कि ये जो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी इसका दुरुपयोग करते हैं उसको ये क्या करती है, वो रोकती है और इसको ख़त्म करती है। ये क्या करती है, देश में ड्रग कानून प्रवर्तन के प्रयासों में सहयोग करती है। यानी कि जो हमारे देश जैसे जो एनडीपीसी मैंने अभी आपको बताया था उसकी स्थापना वैसे तो 1885 में हुई थी, लेकिन अब तक क्या हुआ है कि इसमें 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। यानी कि जो आर्टिकल 47 के अंतर्गत हुआ था उसमें अभी तक 3 बार समय से यानी कि हमारे देश में इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, इनके दुरुपयोग को देखते हुए रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम यानी समय की ज़रूरत के अनुसार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये क्या करती है कि ये संशोधन होते हैं हमारे राज्य में कितनी लिमिट होनी चाहिए, केंद्र की कितनी लिमिट है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें जो संशोधन होते हैं तो ये क्या करती है उन संशोधनों में जो संशोधन जब होते हैं तो उनमें अपना सहयोग देती है। और ये जो हमारी खुफिया एजेंसी होती हैं जो हमारे देश के लिए काम करती हैं तो उनकी जो जानकारी होती है उसको टेलीकास्ट कौन करती है, उसको टेलीकास्ट यही एनसीबी करती है। यानी कि जो हमारी खुफिया एजेंसियों के हम अपने जो खुफिया एजेंसी होती हैं उनके नाम तो हम देश में उजागर नहीं करते हैं, लेकिन जो खुफिया एजेंसी हमें जो जानकारी देती हैं, जो जानकारी कलेक्ट करके देती हैं, उनको क्या करती है ये एनसीबी क्या करती है, मीडिया को या फिर केंद्र को या जो गृह मंत्रालय होता है उसको ये बताती है। उसके थ्रू फिर जो गृह मंत्रालय होता है वो बाकी पूरे देश में जानकारी देता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये संस्था जो होती है वो जो कुछ इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी होती हैं जैसे INCB, UNDCP, इंटरपोल जैसे इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती हैं उनमें क्या करती है, ये उनसे क्या करती है, रिलेशन रखती है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, जो बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे जो देश है उसके बारे में बाहरी लोग क्या प्लान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी वगैरह होते हैं उन सब के बारे में, कितने ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं, कितने लोग इसको हमारे देश में यूटिलाइज कर रहे हैं इलीगल तरीके से। तो ये सब जानकारी कलेक्ट करने के लिए ये क्या करती है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती हैं कुछ जैसे INCB, UNDCP, इंटरपोल, इन जैसी संस्थाओं से ये अपना रिलेशन रखती है। इसका जो सहयोग देती है, हमारी जो देश में इनका सहयोग देती है वो कौन कौन सी संस्था देती है, CBI देती है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और CEI भी देती है यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये दोनों भी अपने आप में क्या है, खुफिया एजेंसी हैं। आपने देखा होगा कि CBI वगैरह किसी पे भी इनकम टैक्स को लेकर छापा मार देती है, ऐसी इसी का CEI भी जो संस्था होती है इसका भी ये काम होता है अपना। तो ये भी अपने आप में क्या है, खुफिया एजेंसी हैं। तो ये इसका क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इसकी मदद करती हैं। ठीक है, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि NCB क्या होती है, इसके कहाँ इसके कार्य होते हैं। अब समझते हैं कि NCB जो हमारी जो सरकार होती है उसने क्या क्या लिमिट सेट कर रखी हैं, जो ड्रग्स लेने की जो मात्रा होती है कि हम कौन कौन से ड्रग्स ले सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स नहीं ले सकते हैं तो कितनी मात्रा में ले सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें किस तरह की सज़ा होगी, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, उम्र कैद होगी या नहीं होगी, 10 साल की सज़ा होगी, क्या होगी। चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं। चलिए समझते हैं कि जो सरकार ने इसकी जो ड्रग्स जो लोग लेते हैं उसकी लिमिट कैसे सेट कर रखी है, यानी कि आप कितनी मात्रा में ड्रग्स ले सकते हैं, किस किस ड्रग्स को ले सकते हैं, किस किस ड्रग्स को नहीं ले सकते हैं, कौन कौन सा ड्रग्स हमारे माइंड के ऊपर कैसे काम करता है। आपने देखा हुआ कुछ नशीले पदार्थ लेने से हमारे शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, और कुछ लेने से कुछ लोग क्या करते हैं
कि हमको ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जैसे मैंने सुना था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो डिप्रेशन में रहा था। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर असर डालने के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारे ड्रग्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एक होते हैं उत्तेजक, यानी कि इसको लेने के बाद जो उत्तेजक होते हैं, इसको लेने के बाद हमको ऐसे शक्तिमान वाली फीलिंग आती है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो आपने ये गाना सुना होगा, तो इसको लेने के बाद कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है। इसमें ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको बढ़ा देता है। इंसान को लगता है बस मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, मतलब बस मैं ही हूँ। वो वाली लोगों को फीलिंग आती है, वो इसी को लेने के बाद आती है। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, अब तब तक इसको लेते हैं। फिर अगर इसका असर जब फिनिश हो जाता है, इसका असर जब खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बुरी तरह से थका दे हमारी जो बॉडी होती है उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। हमको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ये हमारी अंदर की जो हमारी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, उसको ख़त्म कर देता है। यार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अवसादक, इसको हम डाउन और वीक बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको लेने के बाद हमें डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। ऐसे ऐसा लगता है ऐसे किसी से बात मत करो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। किसी से चिड़चिड़े सा मन रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था, उसको भी किसी ने शायद ड्रग्स दिए थे, क्या हुआ था आपने सुना होगा, बट उसको यही दिया गया था। यानी कि अवसादक में जो ड्रग्स आते हैं उसको वही दिए गए थे। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार ने इनकी कितनी कितनी लिमिट सेट कर रखी है, यानी कि हम कितनी कितनी मात्रा में ले सकते हैं और कितनी नहीं ले सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी स्मॉल, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम 1 kg गांजा, 100 ग्राम चरस, 2 kg कोकोइन और 5 ग्राम हीरोइन। अगर कोई बंदा इनको लेते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि आप कोई भी बंदा होता है, जैसे चरस, गांजा, हीरोइन, कोकोइन और भी ड्रग्स होते हैं, इनको अगर लेते हुए कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो अगर वो इतनी मात्रा में ड्रग्स ले रहा है, यानी कि 1 kg 100 ग्राम, 2 kg 5 ग्राम, आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, तो उसकी जो सज़ा होती है वो क्या होती है, 6 महीने की उसको सज़ा होती है और 10,000 रुपये तक का उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। क्या होता है कि हमारे जो सरकार होती है, हमें कितनी कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, इसको हर साल क्या करती है, चेंज कर देती है। मैंने आपको बताया एनसीबी गृह मंत्रालय से होता है, वो क्या करते हैं, हर साल इसको चेंज कर देता है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम कौन सा ड्रग्स सरकार ने अलाउ कर रखा है, कौन सा नहीं, क्योंकि हर साल इसको चेंज कर देती है। तो बट ये फिक्स होते हैं, ये इनको काफ़ी टाइम बाद भी इनको चेंज किया जा सकता है, संशोधन करके ये फिक्स होते हैं। जैसे 1 kg इतनी मात्रा में अगर कोई बंदा इन पदार्थों का, जो नशीले जो पदार्थ होते हैं, इनको अगर लेता हुआ पाया जाता है, तो उसको क्या हो सकती है, 6 महीने की सज़ा और 10 साल तक का फाइन लग सकता है। और इससे ऊपर पाया गया और कमर्शियल से नीचे पाया गया, तो उसको क्या होगा, जैसे स्मॉल से ऊपर और कमर्शियल से नीचे पाया जाता है, यानी कि 1 kg टू 20 kg अगर कोई बंदा किसी बंदे के पास गांजा, 100 ग्राम टू 1 kg किसी बंदे के पास चरस, 2 ग्राम टू 100 ग्राम किसी बंदे के पास कोकोइन और 5 ग्राम टू 250 ग्राम किसी बंदे के पास अगर हीरोइन पाई जाती है, तो उसको 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है। और कोई बंदा इन सबसे ऊपर है, यानी कि इन दोनों कैटेगरी से ऊपर है, कमर्शियल यानी कि ये कैटेगरी दे रखी है जो, इससे अगर ऊपर है तो उसको क्या होगा, उससे 10 से 20 साल तक की सज़ा या फिर उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है और उसे 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। जैसे अभी जो आर्यन खान का मामला हो रहा है, तो उसके पास जो ड्रग्स जो मिले हैं, चरस जो मिला है, उसने कबूल किया था कि वो चरस लेता है,
तो उसको जो चर्च मिला है वो किस कैटेगरी का मिला है? स्मॉल कैटेगरी का मिला है। उसने जो अपने जूते के नीचे रखा था, उसके दोस्त ने उसके पास जो मिला था वो इस कैटेगरी का रखा है। यानी कि अगर उसको सजा भी होगी तो उसे 6 महीने तक की सजा ही होगी। बट अभी वो केस अब इसका चल रहा है कि उसके पास कहीं उससे ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स तो नहीं है उसके घर या फिर उसके किसी और दोस्त वगैरह के पास, तो उस पर भी केस चल रहा है। अगर उससे ज़्यादा पाया जाता है तो उसको 10 साल की भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कि कितनी कितनी मात्रा लेने पर हमको कितनी कितनी सज़ा हो सकती है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये फिक्स नहीं है, हमारी सरकार ने इसको फिक्स नहीं कर रखा है कि हम कौन कौन से पदार्थ ले सकते हैं, कितनी कितनी मात्रा में। सरकार इसको बार बार पर चेंज करती रहती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आर्यन खान के केस पर कि कैसे ईसीबी ने उस पर छापा मारा, कैसे वो बिना वारंट के ईसीबी किसी को भी हिरासत में ले सकती है। इस बारे में हम बात करते हैं कि आर्यन खान का जो केस है वो कैसे ईसीबी ने उसको हैंडल कर रखा है और कैसे उस पर काम चल रहा है। तो हमने ईसीबी के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम आर्यन खान के मामले में बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि जो आर्यन खान है उसको 3 अक्टूबर है अभी जो निकल के गया था, उसको कार्डेलिया क्रूज जहाज पर पकड़ा गया। किसने? ईसीबी की टीम ने। क्या हुआ था कि जो 3 अक्टूबर की रात थी उस पर जो आर्यन खान और उसके कुछ साथी थे, उसमें क्या हुआ कि वो जो मैंने लिखा है कार्डेलिया क्रूज जहाज पर पार्टी कर रहे थे। वहाँ से मतलब जाने वाले थे कहीं और, उसी जहाज के थ्रू उस पर पार्टी करते हुए। तो ईसीबी को पता चला कि उनके पास जो पार्टी हो रही है उसमें ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि इलीगल है। तो ईसीबी की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पर जाकर आर्यन खान और उनके साथियों को बिना वारंट के उन्होंने पकड़ लिया। जी हाँ, अपने सही सुना, बिना वारंट के। यानी कि जब कोई भी हमारी जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसमें संविधान के उसमें लिखा गया है कि हमें कोई अगर पुलिस की टीम या कोई भी संस्था होती है वो बिना वारंट के, बिना पुलिस जो अरेस्ट वारंट होता है उसके हमें पकड़ नहीं सकती है। लेकिन जो ईसीबी होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के हमें पकड़ सकती है अगर हम किसी ड्रग्स या गैरकानूनी जो नशीले पदार्थ हों उनके सेवन में पाए जाते हैं। तो उनको भी बिना वारंट के पकड़ा गया। इसमें टोटल 20 लोग थे जो ईसीबी की टीम ने पकड़े हैं। उसमें क्या था, 18 तो आदमी थे और 2 महिलाएं थीं। अभी एक दिन पहले ही क्या हुआ है कि जो आर्यन खान है उसका केस जो चल रहा है उस पर सुनवाई हुई थी। तो अभी जो हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है तो उसने क्या हुआ है कि नेक्स्ट सुनवाई 20 अक्टूबर को कर दी है। यानी कि उसको रिहा नहीं किया गया है, जो आर्यन खान है उसको रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने खुद कबूला था कि जी हाँ वो ड्रग्स के मामले में थे और उनके पास ड्रग्स नहीं था, लेकिन उनका जो फ्रेंड था उसने अपने जूते में ड्रग्स छिपा रखा था। ठीक है, तो जो अब आर्यन खान की जो नई पहचान है वो क्या दे दी गई है, क्योंकि वो जेल में है तो उनकी अपनी नई पहचान होगी। यानी कि उनको एक कैदी की तरह ही रखा जाएगा, सामान्य कैदी की तरह। तो उनको अब क्या लोग किस नाम से बुलाएंगे? कैदी नंबर N956 यानी कि 956 के नाम से उनको अब बुलाया जाएगा। जो आर्यन खान है उनकी नई पहचान अब ये है। जब तक वो जेल में रहेंगे उनको इस नाम से सरकार बुलाएगी। लेकिन चूंकि वो अभी उनका जो केस है वो चल रहा है, उनको पूरी तरह से क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया है, तो उन्हें एक सामान्य क्रिमिनल की तरह रखा जाएगा। एक सामान्य जो क्रिमिनल होता है उस पर क्या होते हैं कि उसको अलग से कुछ सुविधाएं वो ले सकता है, जैसे वो अपने घर का लाया हुआ खाना खा सकता है, अपने घर से लाए हुए कपड़े पहन सकता है, जो जेल की जो कैंटीन होती है उसका भी यूज़ कर सकता है। और उस कैंटीन से यूज़ करने के लिए उसके पास जो उसके घर से जो पैसे मिल सकते हैं वो 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपीज़ ही उसको मिल सकते हैं। यानी कि उसको जो मनी ऑर्डर मिल सकता है वो कितना मिल सकता है? 4500 रुपीज़ ही मिल सकता है। जो ऐसे बंदे होते हैं जो इन पैसों का यूज़ करते हैं और सामान्य कैदी की तरह रहते हैं,
वो जो जेल की कैंटीन होती है उससे क्या क्या खरीद सकते हैं, वो ब्रेड, नमकीन, भेल यानी जो भेलपूरी होती है, पानी की बोतल, बड़ा पाव, भजिया पाव, समोसा, अंडा थाली, जूस और चिकन, ये सारी चीज़ें उनको उसमें खाने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एनसीवी क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसका संस्थान कहाँ है, कैसे इसकी लिमिट होती है, कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं, आर्यन खान का जो केस है वो एनसीवी ने कैसे ले लिया, ये सब आप लोगों के माइंड में एक बात चल रही होगी कि मैं तो पढ़ाई की वीडियो बनाती हूँ, बट आज संडे था तो मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी जो वीडियो आएगी वो मेरे कंटेंट से अलग होगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और आज एनसीपी पे वीडियो बनाई जो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।